कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को FYUP सेमेस्टर 3 का AEC हिंदी का ये आप सभी बच्चों को यहाँ पर मैं 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर आप ये 3 सवाल कर लेते हैं, ये सवाल 15-15 नंबर का है, 50 नंबर का तो आपका पेपर होता है, 45 नंबर कंफर्म समझिए। बोले भाई 5 नंबर आपने क्यों छोड़ दिया? 5 नंबर MCQ के रूप में आता है, इसलिए 5 नंबर MCQ आपको पढ़ने के लिए पूरा सिलेबस को कवर करना होगा, तो ही आपका 5 नंबर कवर होगा। इसलिए मैं आप सभी बच्चों को 3 सवाल बता रहा हूं, तीनों के तीनों रट लो, यहां से ये सवाल पेपर में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल, फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। पहला सवाल स्टार मार्क कर लो, आएगा पेपर में ये सवाल। भाषा की परिभाषा देते हुए, आपका टॉपिक में ही भाषा पढ़ना सिलेबस में, यहां पर भाषा की परिभाषा देते हुए हिंदी भाषा का जो महत्व है उसकी यहां पर आपको व्याख्या करनी, यानी हिंदी भाषा का क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में चर्चा करना है। और यह सवाल 15 नंबर में आता है पेपर में। तो 15 नंबर का सवाल आएगा तो क्या एक पन्ना लिखोगे? नहीं, कभी नहीं, गलती नहीं करना। 15 मार्क्स का आएगा तो कम से कम 3 पन्ना आपको लिखना पड़ेगा, 3 पेज के हिसाब से, या तकरीबन कहा जाए तो 300 या 350 वर्ड ऑन एन अप्रोक्स देखोगे तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो भाषा क्या होता है आइए जानते हैं, और हिंदी भाषा के महत्व की व्याख्या करते हैं। इससे पहले आप सभी बच्चों को हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है AEC हिंदी का 3rd सेमेस्टर का, वहां जाके देखिए। और भी हमने बहुत सारे आपके पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ है। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहां पूरा सिलेबस आपको पढ़ा हुआ मिल जाएगा। पहला यहाँ पर भाषा की परिभाषा क्या है। आप सभी बच्चों भी पढ़े होंगे बचपन में कि भाषा क्या होता है, साधन होता है जिससे हम सभी मनुष्य या जितने भी कह सकते हैं प्राणी जगत के लोग हो गए या प्राणी जगत हो गए, वो अपने विचार क्या करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने अनुभव एक दूसरे से क्या करते हैं, साझा करते हैं या पहुंचाने का कार्य करते हैं। यह केवल संवाद का माध्यम नहीं, संवाद मतलब कम्युनिकेशन का सिर्फ जरिया नहीं है, इससे हम अपने जो सामाजिक हो गए, संस्कृति हो गए, और जो हमारी ऐतिहासिक परिवेश हो गए, मतलब जिस जगह रहते हैं उस चीज को भी क्या करते हैं, संरक्षित मतलब बचाव करते हैं, और उसको व्यक्त करने का महत्वपूर्ण यंत्र होता है जिसको हम लोग भाषा कहते हैं। अब भाषा का महत्व इस प्रकार से स्पष्ट हो सकता है कि इसके बिना समाज और संस्कृति का कोई अस्तित्व भी संभव नहीं। बोले भैया ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद सोचो, अगर आज भाषा नहीं होती, मैं मान के चलता हूं कि आप अपने आप को इमेजिन कर लो आदि मानव के काल में। आदि मानव के काल में जब आदमी बोलना नहीं जानता था, लिखना नहीं जानता था, तो वो अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए या बेसिकली संचार करने के लिए क्या करता था, सांकेतिक चीजों का इस्तेमाल करता। और जब सांकेतिक भी नहीं आता था तो अपने बात दो को दूसरों तक कैसे पहुंचा पाएगा? तब कुछ समझ ही नहीं आ पाता था। जब कुछ समझ ही नहीं आएगा तो कोई क्लैरिटी नहीं रहेगा, और क्लैरिटी नहीं होगा तो आप अपना कार्य को कैसे पूरा करो। इसलिए बिना भाषा के देखिए हमारा समाज और संस्कृति क्या एक अधूरा है। इसका अस्तित्व अगर होना पड़ेगा तो यहाँ भाषा के बिना ये कार्य नहीं हो सकता। इसलिए भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को आप लिख कर बोलिए, बोलकर, इशारों के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या अनेकों लोग तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे मैं आप सभी बच्चों को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, वर्चुअली यहाँ पर आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या है, ये चीज लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ चीज को मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ मौखिक रूप से, ये लिखा हुआ आप लिखित रूप से लिख सकते हैं। तो ये क्या भाषा के थ्रू ही हो पा रहा है संचार, बिना भाषा के थोड़ी हो पाएगा। इसलिए भाषा एक हमारे पास साधन होता है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब उसके लिए आने का एक माध्यम है हमारे पास। अब अगला हमारे पास है हिंदी भाषा। अभी हमने क्या पढ़ा, सिर्फ भाषा। भाषा मतलब इंग्लिश में क्या होता है, लैंग्वेज, लेकिन यहाँ हिंदी भाषा है। अब हिंदी हमारी क्या है, भारत की मुख्य भाषा है। जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप परीक्षा में देते होंगे तो वहां लिपि में क्या लिखते हो, देवनागरी लिखते होंगे। यह हमारे भारतीय संविधान की आधिकारिक राजभाषा है कि भैया ये हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। और इसकी जड़ें जो है संस्कृत भाषा में गहराई जुड़ी हुई। आपको मालूम होगा कि संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है, और उसी प्राचीनतम भाषा से हमारे ये बेसिकली क्या है, जो हिंदी भाषा है वो उससे जुड़ी हुई है। हिंदी का उद्भव जो माना जाता है, मतलब उसका जन्म मान लीजिए एक प्रकार से 10वीं सदी में हुआ, और यह 19वीं सदी तक या 19वीं शताब्दी तक भारत की प्रमुख संपर्क भाषा बन चुकी है। अभी वर्तमान युग में देखिएगा तो आप भारत में किसी भी जगह चल जाइए, अगर वहां भारतीय है अवेलेबल है हमारे पास, या देश में कहीं भी चल जाइए, वहां पर लगभग एक ऐसी भाषा है जो आपको कॉमन मिलेगी, वो है हिंदी। इसलिए हिंदी हमारी क्या है, एक प्रमुख कह सकते हैं भाषा है जो कई लोगों तक या लगभग हर लोगों के लगभग आती है भाषा हमारे पास। ठीक है, अब इसी हिंदी भाषा का देखिए क्या क्या महत्व है। अगर महत्व के ऊपर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला महत्व इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। अब सांस्कृतिक महत्व में भी देखिए क्या हमारे पास है कि हिंदी जो भाषा है या हिंदी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की हमारी आत्मा है। इसके माध्यम से प्राचीन काल में जो हमारे गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक परंपराओं का संरक्षण हुआ, और प्रचार प्रसार भी इसी के थ्रू हुआ। यानी अगर हमारी भाषा हिंदी नहीं रहती तो क्या हमारा जो संस्कृति रहता, सभ्यता का विकास हो पाता? नहीं हो पाता। हमारा जो गौरवशाली इतिहास हो गया और जो हमारा सांस्कृतिक परंपराएं हो गई, उनका हम लोग संरक्षण में बचाव किया, और उनका प्रचार प्रसार भी इसी के थ्रू किया। इसलिए हिंदी भाषा का सबसे पहला महत्व है वो हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है।
अगला यहाँ पर कुछ पॉइंट यहाँ पर जोड़े गए, जैसे तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो गए, सूरदास की भक्ति काव्य हो गए और कबीरदास के जो दोहे हैं, ये हमारे हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर के रूप में रखा जाता है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का उपयोग एक प्रेरणादायक भाषा के रूप में किया गया, जिससे भारतीयों ने एकता और राष्ट्रीय भावना का इससे क्या हुआ, हमारे देश में संचार हुआ। तो हिंदी का सोचिए कितना ज्यादा महत्व है। अगला है हमारे पास है राष्ट्रीय एकता का महत्व। अब जैसा कि हमारे भारत क्या विविधताओं का देश है, अनेक अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन जो हमारे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है वो टोटल 22 लैंग्वेज है, 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। और बोलियों में तो सैकड़ों बोलियां बोली जाती है, लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो आप उत्तर से लेकर दक्षिण चल जाइए या पूरब से लेकर पश्चिम चल जाइए, विभिन्न संस्कृति हो गए और भाषाओं को जोड़ने का ये क्या करती है, प्रकार से कार्य करती है। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा का कह सकते हैं यहाँ कहा था, क्योंकि ये भारत की लगभग अधिकांश आबादी द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी की सरलता, हिंदी इतना भाषा सरल है और इसकी व्यापकता है कि इसे राष्ट्रीय एकता का मौजूद प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, अगला इसका मतलब पॉइंट 3rd नंबर हमारे पास शैक्षिक, यहाँ पर शैक्षणिक होना चाहिए था मेरे पास, शैक्षणिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में इसका क्या योगदान है। जैसे हिंदी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी का शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आज भारत में हिंदी माध्यम स्कूल और विश्वविद्यालय बड़ी संख्या में, जो लाखों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जितने भी सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हो गए या फिर आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हो गए, वहां पर क्या इंग्लिश कंपलसरी लैंग्वेज है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत में हमारी हिंदी भाषा जो सबको एक ऐसी भाषा जो हर बच्चा समझ सकता है, बचपन से बोल सकता है, उस भाषा पे थोड़ा जोर दिया जाना चाहिए। लेकिन इंग्लिश मीडियम के स्कूल क्या है, उनके लिए इंग्लिश कंपलसरी है, जबकि उन्हें खुद भी सही से नहीं आता। यह हालत रहता है हमारे कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम का। अगला हिंदी समाचार पत्र पत्रिकाएं हो गए, डिजिटल मीडिया न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर भी क्या होता है, सूचना प्रचार करने का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुका है। व्यवसायिक क्षेत्र में देखा जाए, बिजनेस पर्पज देखा जाए तो हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। जैसे ग्रामीण, विशेषकर जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जहां हिंदी भाषा का विज्ञापन और प्रचार प्रचार का प्रभाव अधिक होता है, जहां पर आप कोई प्रचार प्रचार देखते हो वहां पर हिंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों हिंदी सब लोगों को आती है यहाँ पर। अगला इसका सरलता और संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल होता है। जैसे हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता होती है, ये सरल है और व्यापक होता है। हिंदी में व्याकरण और लिपि की संरचना जो होती है स्पष्ट होता है, मतलब क्लियर होता है, तार्किक होता है, जिससे आप समझ भी सकते हैं, सीख भी सकते हैं, इजी होता है। इसलिए ये भारत की संपर्क भाषा है जो विभिन्न भाषा के लोगों को जोड़ने का क्या करती है, कार्य करती है या माध्यम बनाती है। अगला इसका वैश्विक पहचान और विस्तार है। जैसे हिंदी केवल भारत तक सीमित नहीं है, आप विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वह है हिंदी हमारी है। जैसे गायत्री मंत्र हो गया, रामायण, महाभारत और योग जैसे कितने ही हमारे भारतीय जो सांस्कृतिक प्रतीक हो गए, उनका प्रचार प्रसार भी हिंदी के माध्यम से हुआ है। फिर अगला है हमारे पास, जैसे विदेश में जो बसे प्रवासी हो गए वो भारतीयों के कारण हिंदी विश्व स्तर पर जानी जाती है। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन हो गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व हिंदी दिवस का आयोजन हिंदी की वैश्विक पहचान को एक क्या करता है, लगातार बढ़ा रहा है। अगला 6ठा नंबर पॉइंट आप लिख सकते हैं, जो तकनीकी मतलब जो आज का टेक्निकल युग है और डिजिटल युग है, इसमें हिंदी भाषा का योगदान। जैसे डिजिटल युग ने हिंदी को अपनी विशेष पहचान बनाई है। जैसे सोशल मीडिया हो गए, ब्लॉग हो गए, व्हाट्सएप पर हिंदी का प्रयोग जो है लगातार तेजी से बढ़ रहा है। कई प्लेटफॉर्म जैसे हो गए गूगल है, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी में भी अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी है। ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो कंपनियां हो गई उनमें हिंदी का योगदान जो है उल्लेखनीय, कि सभी लोग यहाँ पर कह सकते हैं आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं। अब इसका 7वां नंबर पॉइंट है कि इसका साहित्यिक और जो सृजनात्मक योगदान होता है उसके बारे में बताया गया। जैसे हिंदी साहित्य जो है भारतीय हमारे साहित्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसमें आपको नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन और भी कितने हमारे महान साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य की समृद्धि यहाँ पर किया है, उनका योगदान यहाँ रहेगा। अगला, हिंदी फिल्म और गानों ने हिंदी बेसिक क्या किया, हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाया, लेकिन इसके विकास में बहुत सारी देखिए चुनौतियां आती है और इनका समाधान भी आवश्यक है। जैसे चुनौतियों में अगर पढ़ें, अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी के उपयोग में लगातार कमी आ रही है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हिंदी और अंग्रेजी के बीच विभाजन होते चला जा रहा है। अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी को लेकर विवाद भी बढ़ता जा रहा है, आप लिखते होंगे। लेकिन सम्मान क्या है, देखिए कोई भी भाषा हो उसके प्रति हमें अपना सम्मान रखना चाहिए, उसके प्रति प्रेम को बढ़ावा देने के लिए एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। फिर जो भी हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम होंगे उनमें हिंदी का समावेश होना चाहिए और इसके साहित्य को बढ़ावा देना चाहिए। 3rd नंबर पॉइंट है, जो तकनीकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन पर हिंदी को और से अधिक सुलभ बनाना, मतलब और इजी करना चाहिए, ताकि लोग अच्छे से समझ सके और लोग अपना कार्य कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर ओवरऑल अगर बात करें क्या सीखते हैं, तो हिंदी भाषा जो है वो भारत की आत्मा है। यह केवल संवाद का एक माध्यम नहीं है, बल्कि हमारे भारत की सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक होता है। आज हमें आवश्यकता ये है कि हम हिंदी को न केवल बोलने और लिखने में प्राथमिकता दें,
बल्कि इसकी आधुनिक तकनीक और वैश्विक मंच पर भी इसका हम लोग प्रासंगिक बनाए बेसिकली, और हिंदी का संरक्षण करें, प्रचार प्रसार करें, ताकि हर भारतीय का कर्तव्य है कि इसकी जो समृद्ध परंपरा होगी, इसका जो गौरवशाली इतिहास है, वो आने वाली पीढ़ियों तक, लोगों तक ये पहुंच सके। तो ये था हमारे पास भाषा के बारे में बताया, हिंदी भाषा का योगदान रहा, हिंदी भाषा में कौन कौन चुनौतियां आती, ये हमने आपको बताया। ये लगभग आप सही बच्चे से 3 पेज से ज्यादा ही का हमने बता दिया। 15 नंबर पक्का कर लीजिए, ये सवाल परीक्षा में आपको पूछा जाएगा सेमेस्टर 3 एसी हिंदी के लिए। अगला सवाल है भाषा संप्रेषण के विभिन्न चरणों। आपको मालूम है कम्युनिकेशन करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स का आपको वर्णन करना है या इसके मैकेनिज्म को बताना है, और इसका जो महत्व होता है, इसका जो इंपॉर्टेंस है, इस पर प्रकाश डालना है, ये पूछा जाएगा। ये सवाल भी 15 नंबर का है, VVI कर लीजिए, पेपर में पूछा जाएगा। सबसे पहले भाषा संप्रेषण या कम्युनिकेशन लैंग्वेज के थ्रू, तो एक ऐसा प्रक्रिया यानी प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचार, अपनी भावनाएं और जानकारी या अनुभव एक दूसरे तक पहुंचाने कार्य करता है। ये केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, मतलब सिर्फ पर्सनल लेवल पर नहीं होता, बल्कि ये समाज और संस्कृति के स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने कार्य करता है। भाषा के संप्रेषण में देखिए बहुत सारे कैसे चरण होते हैं जिसके थ्रू हम अपने संदेश को यानी मैसेज को भेजते हैं। लोग भेजने के बाद उससे कुछ समझते हैं, और समझने की प्रक्रिया में बहुत सारी चीज शामिल होती है। तो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं, उन चरणों का ये उल्लेख करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो भाषा संप्रेषण के विभिन्न चरण जो है, उसमें सबसे पहला है आइडिया इंफॉर्मेशन, या जिसे हम कहते हैं विचार का निर्माण। यह संप्रेषण का पहला चरण होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने मन के विचार, सूचना या भावनाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें व्यक्ति अपने जो भी मन के विचार लगते हैं, उसे सूचना हो गए या भावनाओं का यहाँ पर निर्माण होता है, सबसे विचार निर्माण में। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, यह जो चरण है, मतलब ये जो बेसिकली प्रोसेस है, इसको हम लोग सेंडर के भीतर होता है। यानी यदि मान लीजिए किसी को आपको शुभकामनाएं देनी, मतलब बेस्ट विशेष देना है, तो सबसे पहले आपके मन में विचार तो होना चाहिए कि क्या ये उसे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो मन में विचार तो है आपके पास। उसके बाद संदेशों का संकलन मतलब होता है मैसेज को इनकोडिंग करना। अब क्या होता है इसमें, इस चरण में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे विचार हो गए उनको शब्दों में, प्रतीकों में या संकेतों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए हम इसे तैयार करते हैं, रेडी करते हैं। इस चरण में हम लोग भाषा, लिपि, संस्कृत जो संकेत होते हैं पे आधारित होता है। जैसे उदाहरण मान लीजिए, किसी को शुभकामना देने के लिए आपका क्या कह सकते हैं, आपका दिन शुभ हो कहना, इस प्रकार से आप इसे कोडिंग करते हो। अब इसके अलावा देखिए क्या, माध्यम का चयन, माध्यम का चयन मतलब चैनल का सिलेक्शन या फिर मीडियम का सिलेक्शन, आप इसमें कैसे भेजना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। आप उन्हें लिख कर दे सकते हो, बोल कर दे सकते हो, वीडियो या बना के दे सकते हो, या फिर डिजिटली आप उसे कुछ प्रकार बता सकते हो। इसलिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे माध्यम है जिनके थ्रू हम समझा सकते हैं अपने मैसेज को, जैसे कॉल करना, ईमेल हो गया, पत्र लिखना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनके थ्रू। फिर अगला हमारे पास संदेश का प्रेषण मतलब मैसेज का ट्रांसमिशन करना। अब इसमें क्या है, इस चरण में संदेशों को जो चयनित माध्यम के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, प्रेषित किया जाता है। जैसे इसमें जो भेजने वाला हो गया सेंडर हो गया, और प्राप्तकर्ता क्या होता है, रिसीवर होता है। जैसे कॉल पर आप अपनी बात कर रहे हैं, तो आप क्या हो गए, आप जो बोल रहे हैं वो सेंडर हो, रिसीव करने सुनने वाला रिसीवर हो गया, या संदेश लिखकर उसे क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। अगला है संदेश का यहाँ पर ग्रहण, यानी मैसेज का क्या है यहाँ पर, रिसेप्शन। इस चरण में जो प्राप्तकर्ता है, जो रिसीवर होता है, वो संदेश को प्राप्त करता है। ग्रहण केवल भौतिक रूप से संदेश को सुनना होता है, यानी सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देखने सीमित नहीं होता है। यह मैसेज जो है आपके मानसिक स्तर को भी क्या करता है, आपको मेंटल लेवल को भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे फोन पर आप किसी की बात सुन रहे हैं या ईमेल पढ़ रहे हैं, तो आपको दिमाग भी काम करेगा, प्लस ये आपके मेंटल लेवल पे बताएगा कि हाँ क्या बताना चाह रहा है। फिर जो मैसेज आपको भेजा गया उसका डिकोडिंग करना, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है। तो प्राप्तकर्ता क्या करता है, मतलब जो रिसीवर होता है, इस चरण में क्या करता है, संदेश का अर्थ समझने की यहाँ पर कोशिश करता है कि इसका क्या मतलब निकलता है। और यह चरण जो है भाषा और सांस्कृतिक समझ पर निर्भर करता है। जैसे आपका दिन शुभ हो का अर्थ समझना हो, तो देखिए हर व्यक्ति के हिसाब से इसके मायने अलग हो सकते हैं। आपका दिन मतलब अब हो सकता है कोई आदमी नेगेटिव सोच ले, इसने मुझे आज ही विश क्यों किया, बहुत सारी चीज हो सकते हैं। इसलिए यहाँ डिकोडिंग करने में बहुत सारी सोचना पड़ता है। अगला है फीडबैक मतलब मान लीजिए आपने, ये संप्रेषण का लास्ट मीडियम होता है, मतलब यहाँ पर अंतिम चरण है। इसमें प्राप्तकर्ता संदेश का उत्तर जो होता है या प्रतिक्रिया देता है, मतलब क्या होना चाहिए। प्रतिक्रिया में हो सकता है वो लिख के दे, बोल के दे, इशारे के थ्रू हो सकता है, जैसे धन्यवाद वो लिख दिया, या आपको भी शुभकामनाएं होगा, इस प्रकार से ये कहा जाता है। तो ये इसका रहा पूरा प्रोसेस। अब देखिए ये जो हमारी भाषा संप्रेषण हो गया, इसका महत्व भी बताने बोला गया। तो क्या महत्व होता है, क्या इसका इंपॉर्टेंस। तो भाषा संप्रेषण है, केवल इसमें विचारों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि ये व्यक्ति, समाज और संस्कृति के विकास में कई स्तरों पर इसका योगदान करते रहता है। जैसे अगर व्यक्तिगत स्तर पर बात करें तो ये आत्म अभिव्यक्ति होता है। जैसे व्यक्ति अपने विचार और भावनाओं क्या करता है, स्पष्ट रूप से इसमें व्यक्त कर सकता है। शिक्षा और सीखने के योगदान में भाषा संप्रेषण के माध्यम से लगातार ज्ञान का क्या होता है, विस्तार होता है। अगर हम सामाजिक स्तर पर बात करें
तो सामाजिक संबंधों का निर्माण जो होता है हमारे पास, जैसे भाषा संप्रेषण क्या करता है, लोगों को आपस में जोड़ता है और समाज में मान लीजिए जो सामंजस्य है उसको भी स्थापित करने में कार्य करता है। हमारी जो संस्कृति और परंपरा है उसका संरक्षण करने में भाषा का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है कि ये भाषा जो है अगली पीढ़ी तक ताकि पहुंच सके। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो भाषा के माध्यम से लोग एकजुट होते हैं और सहयोग का एक प्रतीक बनाता है। यह हमारे विकास के लिए भी एक आधार बनाता है कि हिंदी किसी भी देश के विकास के लिए जो होता है वो एक प्रभावी संप्रेषण, मतलब एक परफेक्ट यहाँ पे गुड कम्युनिकेशन जो होना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण योगदान होता है। वैश्विक स्तर बात करें तो संस्कृतियों का क्या होता है, यहाँ आदान प्रदान होता है। भाषा संप्रेषण से जो वैश्विक संस्कृति हो गई या विचारों का आदान प्रदान संभव होता है। तकनीकी और अगर हम देखें वैज्ञानिक प्रगति जो है उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विकास के लिए भाषा संप्रेषण आवश्यक होता है। अब इसकी देखिए कुछ विशेषताएं, जैसे इसे सहज, मतलब लोग आसानी से इसे समझ सकते हैं और इसे अडॉप्ट कर सकते हैं और इसे समझना इजी भी होता है। तो भाषा संप्रेषण में स्पष्टता होना बहुत जरूरी है ताकि संदेश गलत ना समझा जाए, ये क्लियर होना चाहिए। अगला, लचीलापन होना चाहिए, मतलब ये जटिल तो होना नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, इजी होना चाहिए ताकि लोग इसे अच्छे से समझ सके। संस्कृति संवेदनशील होना चाहिए, मतलब आप जो भी भाषा या बोली का इस्तेमाल करें उन्हें इस प्रकार यूज करना है कि ताकि लोग अच्छे समझ पाए, कोई गलत मीनिंग ना निकले, इस प्रकार शब्दों का इस्तेमाल करना है। फिर समयबद्धता, मतलब प्रभावी, मतलब देखिए होता है एक प्रकार से जो भी संदेश आप दे रहे हो वो प्रभावी होना चाहिए ताकि लोग उसे अच्छे से समझ सके और शॉर्ट वे में समझ सके। अब इसका देखिए चुनौती है, बहुत सारी इसकी चुनौती आती है। तो भाषा संप्रेषण कौन कौन सी चुनौतियों के सावधान, पहला भाषा की विविधता है, मतलब विभिन्न प्रकार लोग विभिन्न प्रकार भाषाएं बोलते हैं तो हो सकता है कि सामने वाले को ना समझ में, ये सबसे बड़ा दिक्कत हो सकता है। अस्पष्टता, मतलब आपका संदेश अगर उस पर क्लियर नहीं है, क्या बताना चाह रहे हैं, तो लोग उससे कुछ और समझ सकते हैं, जो अस्पष्टता का उदाहरण होता है। तकनीकी बाधाएं, मतलब हो सकता है टेक्निकल फेलियर है, मान लीजिए आपने कोई संदेश भेजना चाहा, जैसे आपने कोई मैसेज किया, अब नेटवर्क नहीं है, नहीं जा पाया, बहुत सारे इशू हो सकते हैं, तो ये डेटा फेलियर हो सकता है। अब इसका क्या क्या समाधान है, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे भारत सरकार द्वारा हर राज्य में कहा गया कि आप कम से कम 3 भाषाएं अपने पढ़ाइए। अपने स्कूल में क्लास 10 तक शायद मैं सही हूँ तो 3 भाषाएं, एक हो जाएगा इंग्लिश, एक हिंदी, एक आपका जो लैंग्वेज मन कर सकता है आप अपने लोकल लैंग्वेज सिखा सकते हो। तो यहाँ पर सभी बच्चों को बोला, सभी स्कूलों को ऑर्डर दिया गया कि आप क्या कर सकते, जितने गवर्नमेंट की 3 भाषा सिखाए, जिससे क्या होगा सभी लोगों को सभी भाषा आएगा और यहाँ पे जो कम्युनिकेशन रहेगा वो परफेक्ट हो पाएगा। स्पष्ट और सरल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें सही से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते जिससे लोग समझ सके। तकनीकी विकास में मतलब जितना डिजिटल युग है तो टेक्नोलॉजी को और आपको और कैसे एडवांस करना होगा जिससे आपकी भाषा अधिक लोगों तक पहुंच पाएगी। अब यहाँ पर कुछ निष्कर्ष हम लोग पढ़ सकते हैं कि भाषा संप्रेषण से मानव समाज के विकास का आधार है। यह केवल व्यक्तिगत स्तर को नहीं साझा करता बल्कि यह समाज का निर्माण करता है, विकास करता है और जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उनको भी संरक्षित करने का यह कार्य करता है। तो प्रभावी संप्रेषण, भाषा संप्रेषण न केवल व्यक्तियों के बीच बेहतर संवाद स्थापित करता है बल्कि यह हमारा समाज और राष्ट्र के स्तर पर क्या करता है, प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। तो ये साथ साथ भाषा संप्रेषण महत्व को समझना और उसे प्रभावी बनाना आज के युग में अति आवश्यक कार्य होता है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमने पढ़ लिया भाषा संप्रेषण क्या होता है, भाषा संप्रेषण के विभिन्न प्रकार या इसका चरण, इसके जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स होते हैं वो पढ़े, क्या महत्व होता है, क्या चुनौती होता है, ये सब हमने इस सवाल में डिस्कस कर लिया आपके लिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि भाषा में संधि प्रक्रिया का जो महत्व होता है उसका आपको महत्व निरूपित करना है और उसके लिए आपको उदाहरण सहित इस क्वेश्चन को समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल 15 नंबर का है, कंफर्म टिक कर लीजिए, पेपर में आएगा आपका। तो भाषा में जो संधि प्रक्रिया होता है, सबसे पहले आपको संधि तो आना चाहिए। आपको बचपन में आपने पढ़ा होगा कि संधि मतलब होता है क्या। संधि मतलब होता है कि आप सभी को, मतलब बेसिकली शब्दों का इसका सब अगर सही अर्थ पे जाए तो इसका संधि का मतलब होता है मेल या फिर संबंध बनाना। ठीक है, तो हम शब्दों को क्या करते हैं या फिर लेटर्स को जोड़ते हैं जिससे कोई नया वर्ड निकलता है, उसी नए वर्ड को हम संधि के रूप में समझ सकते हैं। तो सब अक्षरों का जुड़ना जिससे नया अर्थ निकले या कुछ एक स्पेसिफिक मतलब निकले संधि कह सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट भाषा में जो समझाने की कोशिश की आपको। तो भाषा में अगर हम लोग बात करें संधि शब्द जो और ध्वनियों की मेल की प्रक्रिया होती है, यानी शब्दों और ध्वनियों का जो मेल से बना हुआ चीज रहता है वो संधि कहते हैं, जिसमें दो शब्द या ध्वनियां आपस में जुड़ के एक नया स्वरूप बनाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संधि कारक अक्षर के आधार पर ध्वनि में परिवर्तन करती है और शब्दों को जोड़ने का सुगम माध्यम बनाती है। जैसे यहाँ पर बताया गया, संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल या संबंध। यह भाषा को अधिक सहज, प्रभावपूर्ण और आकर्षक बनाती है। संस्कृत जो है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में संधि का यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान रहा है।
जैसे अगर बात करें संधि, आपने विभिन्न प्रकार से पढ़ा होगा बचपन में। एक होता है स्वर संधि, वोवेल, कॉन्सोनेंट, ये आपने पढ़ा होगा। तो स्वर संधि क्या होता है? जब दो शब्दों के अंत और प्रारंभ में स्वर आते हैं, ठीक है। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा वोवेल में ए ई आई यू, यहाँ पर आ ही पढ़ा होगा आपने। तो ये सब हमारे पास क्या होता है? स्वर संधि में आता है। तो जब स्वर जुड़ते हैं, जब दो शब्द के अंत और प्रारंभ में स्वर आते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जो स्वर संधि कहा जाता है। जैसे उदाहरण भी हमने आपको यहाँ लिखा है, राम जोड़ इंद्र, रामेंद्र हो गए। यहाँ अ और ई मिलके ये बना रहा है हमारे पास। उदाहरण गुरु जोड़ ईश्वर, गुरुवेश्वर हो गया हमारे पास। व्यंजन संधि मतलब होता है जहां पर हम लोग क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इंग्लिश में ए से लेकर जेड तक, ऐसे माफ करिएगा, जैसे ए ई आई यू को छोड़ के बाकी सारे जो लेटर्स हो गए वो हमारे कॉन्सोनेंट आते हैं। इसमें क से लेकर यहाँ तक जो शब्द आ गए, ये सारे के सारे हमारे पास किस में आते हैं? व्यंजन संधि में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सत जोड़ चित, सचित हो गया। तद जोड़ दृष्टि, तदृष्टि हो गया हमारे पास। ये तो उदाहरण रह गए जो आपको समझने होंगे यहाँ पर। अगला होता है विसर्ग संधि, जिसमें हमारे पास क्या है? हम विसर्ग का या इस्तेमाल करते हैं। जैसे बताएंगे जब विसर्ग क्या होता है? स्वर या व्यंजन के बाद आता है, तो ध्वनि में क्या होता है? परिवर्तन। जैसे राजा है और यहाँ देख रहे विसर्ग लगा हो इंद्र है, तो राजेंद्र हो गया हमारे पास। उदाहरण 2 पे जाए, गुरु जोड़ आशीर्वाद हो गया, तो गुरु आशीर्वाद हो गया हमारे पास, बताया हुआ है। अब इसका महत्व है, ये तो हमने संधि बता दिया। अब इसका क्या महत्व है? तो देखिए संधि प्रक्रिया का क्या महत्व होता है? तो ये भाषा को क्या करता है? प्रभावशीलता बढ़ाता है, यानी इसके प्रभाव को और स्पीड बढ़ा सकता है। संधि शब्दों के मेल से भाषा को प्रभावपूर्ण बनाता है और श्रवणी मतलब सुनने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा बनाता है। यह पाठ को पढ़ने और समझने में सहायक होता है। अगला, राम इंद्र की तुलना में अगर आप रामेंद्र पढ़ोगे, आपको पढ़ने में सहज लगेगा और प्रभावपूर्ण लगता है। अगला, इसकी साहित्यिक सौंदर्य में अगर हम लोग वृद्धि की बात करें, तो संधि भाषा के साहित्यिक सौंदर्य को बढ़ाता है। संस्कृत और हिंदी साहित्य में इसका उपयोग जो है वो काव्य हो गया और जो गद्य हो गए अधिक आकर्षक बनाने के लिए इसका उपयोग होता है। जैसे कालिदास ने अपने ग्रंथों में संधि का व्यापक और बहुत बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग किया। जैसे रघुवंशम में गजेंद्र हो गया, गज जोड़ इंद्र हो गया हमारे ऑप्शन में। फिर अगला है शब्दों के संक्षिप्तीकरण में सहायक होता है। जैसे संधि के माध्यम से जो लंबे वाक्य हो गए या शब्दों को हम छोटा या प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे उदाहरण हमें दिया गया, दिवस जोड़ रात्रि, दिवारात्रि हो गया हमारे पास। अगला पॉइंट है यहाँ पर भाषा को व्याकरणिक संरचना का विकास। ये हमारा क्या करता है? जो संधि हो गया प्रक्रिया भाषा के जो व्याकरण हो गए उनको हमें समझने में स्पष्ट रूप से यह संगठित करती है। यह शब्दों और वाक्यों के बीच में जो सही संयोजन होना चाहिए, राइट कॉम्बिनेशन, उसको इनमें सहायक होती है। अब संवाद की स्पष्टता मतलब अगर हम कोई चीज कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये सही रूप से हमें अधिक स्पष्ट समझाता है और अर्थपूर्ण समझाता है। जैसे अग्नि प्लस उत्पन्न, अग्निउत्पन्न हो गया हमारे पास, जो मूल रूप से यह स्पष्ट करता है, इसका अर्थ हमें बताता है। अगला है ध्वनि और उच्चारण में सुधार होता है। जब हम कह सकते हैं संधि ध्वनि और उच्चार को सरल और क्या बनाता है? प्राकृतिक बनाता है। अब इसका संधि प्रक्रिया और भाषा में इसका क्या योगदान है, क्या इसका इंपॉर्टेंस यहाँ बताया गया? तो संस्कृत भाषा में संधि का सबसे योगदान बताया गया कि संस्कृत में जो संधि प्रक्रिया है उसका विशेष महत्व है। यह भाषा को संरचित और क्या कहता है? लयबद्ध बनाता है। और संस्कृत साहित्य में इसके उपयोग से जो हमारे काव्य हो गए, श्लोक हो गए, अधिक प्रभावशाली भी बनते हैं। हिंदी भाषा में संधि का उपयोग जो होता है ये बहुत ही आधुनिक और प्राचीन साहित्य दोनों से जुड़ा हुआ होता है। हिंदी कवि जैसे तुलसीदास हो गए, कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए के साहित्य में संधि प्रक्रिया के अनेक हमें सुंदर उदाहरण भी मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर अगला है अनेक भाषाओं में प्रयोग होता है। जैसे संधि प्रक्रिया का उपयोग जो होता है वो बहुत सारी भाषाएं, बंगाली, मराठी, कन्नड़। शिक्षा के संबंध में से व्यवहारिक बात करें तो भाषा शिक्षण में संधि प्रक्रिया जो विद्यार्थियों को भाषाओं की गहराई और संरचना समझने का महत्वपूर्ण उपकरण होता है। साहित्य और काव्य में बात करें तो संधि के माध्यम से जो साहित्य और काव्य को आकर्षक और प्रभावशाली बनाता है। संवाद और मीडिया की बात करें तो संधि का जो उपयोग होता है वो संवाद को प्रभावी और आकर्षक बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और ओवरऑल बात करें तो संधि प्रक्रिया क्या करती है? भाषा के महत्वपूर्ण व्याकरणिक पहलू है जो हमें भाषा को प्रभावपूर्ण रूप से, अर्थपूर्ण रूप से और सुंदर भी बनाती है। यह हमें भाषा की गहराई को समझने में हेल्प करता है और इसका उपयोग करने से हमें बहुत ज़्यादा भाषा इजी समझ आ पाता है। संधि प्रक्रिया के बिना भाषा की संरचना जो है वो अधूरी रह जाती है। इसलिए इसका अध्ययन और उपयोग न केवल हमें भाषा विज्ञान के लिए आवश्यक है, बल्कि अगर हमें साहित्यिक सौंदर्य को बनाए रखना है तो इसका ज्ञान हमें आवश्यक है। तो ये था हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर अभी हमने आपको समझा दिया। तो ये 3 सवाल अगर आप लोग कर लेते हैं तो FYP सेमेस्टर 3rd AC हिंदी 45 नंबर कंफर्म कर लीजिए आप सभी बच्चे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, जुड़ना रहेगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो शेयर करें। बेस्ट विषय एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।